आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राष्ट्रीय रक्षक फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज कुमार जी, जो शहीद सैनिक वीरों के लिए काम कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, पर मेरी सभी दर्शकों से ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी लाइव को शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा इस लाइव को करने का मकसद है, और हो सकता है इस लाइव में आप सभी के काम की कोई बात निकले, तो आप सभी कुछ पूछना चाहते हैं या किसी को कोई सुजेशन चाहिए तो आप अपने कमेंट्स में वो हमें बता सकते हैं, और लाइव को शेयर करना ना भूलें। मैं स्वागत करना चाहूंगी आप सभी दर्शकों का और अपने खास मेहमान का शहीद वीरों के लिए दो पंक्तियों के साथ। शहीद सैनिक वीरों की लड़ाई, शहीद सैनिक वीरों की लड़ाई, यथा योग्य योगदान हम सब की जिम्मेदारी, यथा योग्य योगदान हम सब की जिम्मेदारी। तो पहले तो सभी दर्शकों को जय हिंद। और मैं मनोज कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षक फाउंडेशन, धन्यवाद करता हूं अनु मैम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इनके साथ लाइव आने का और अपनी संस्था के बारे में अपने विचार रखने का। तो आज जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपने देश में जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवारों के बारे में और सैनिकों के हालातों के बारे में, तो उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। कई विषय रहेंगे, तो मैं अनुरोध करूंगा अनु जी से कि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। जी हाँ। इसी के साथ सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों का धन्यवाद कर लेती हूँ, उनके कमेंट्स थोड़े से ले लेती हूँ, और जी उनसे एक बार फिर से आग्रह है कि अपना लाइव शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। अरुण मिन्हास जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो मैम। हेलो सर। लाइव को शेयर जरूर कीजिएगा सर। वीरेंद्र शर्मा वीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय हो, जय हिंद सर। राव शिवराज पाल सर हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे मेहमान आज के स्वागत है। सिंगर ठाकुर मेघर जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कृतिका सिंह नमस्ते। नमस्ते जी आपको भी। राव शिवराज पाल सर वेलकम। आदित्य सिंह जी जय हिंद सर। ठाकुर मधु मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, जय मां भारती। रक्षक एनजीओ नमस्कार जी। एसके सानू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वेरी गुड इवनिंग सर एंड मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का। नबी शर्मा जी हेलो अनुदी और मनोज सर, स्वागत है आप सभी का। नबी भाई जी लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और जो आज हमारा बातचीत करने का चर्चा करने का विषय है वो है रक्षक फाउंडेशन जो काम कर रही है शहीद सैनिक वीरों के लिए, उनके परिवार के लिए। तो ये जो बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। किसी की कोई अभी ज्यादा हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं तो मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर बीच में कमेंट करके बोल सकते हैं। जी सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रक्षक फाउंडेशन के बारे में सबसे पहले तो आप दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आपकी जो रक्षक फाउंडेशन है कैसे कार्य कर रही है और कब से कार्य कर रही है। जी, मैं सभी दर्शकों का अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से स्वागत करना चाहता हूं, जो इस वक्त इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। और मैं भी अपनी तरफ से सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस लाइव टेलीकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो ये एक मुहिम है जो हम जागरूक करना चाहते हैं देशवासियों को, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। तो जैसा कि मैम ने पूछा हमारी संस्था कैसे क्या कार्य करती है और कब से कार्य कर रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को। रक्षक फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था है। हम देश भर में अपने सैनिकों के लिए जो फिलहाल वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, अपने शहीदों के परिवारों के लिए और जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनके लिए कल्याणकारी है और उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था इन सब कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग से पंजीकृत है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से पंजीकृत है, साथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से पंजीकृत है। तो इन सब
के सहयोग से और जो आप जैसे साथी हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, उन सब के सहयोग से हम अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो जैसा कि मैम ने पूछा, जो अपने शहीद सैनिक होते हैं, जब वो अपनी शहादत प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद सरकार काफ़ी घोषणाएं करती है, राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार भी उनको किसी तरह की अलग अलग मदद देने के लिए आर्थिक सहायता या उनके किसी परिवार के सदस्य को नौकरी के बारे में या अन्य भी किसी भी तरह की कोई भी सहायता हो सकती है जो सरकार अपनी तरह से घोषणाएं करती है। लेकिन होता क्या है, कुछ मामलों में तो ऐसा होता है कि उन्हें वो सहायताएं, वो मदद समय पर मिल जाती हैं, लेकिन काफ़ी मामलों में ऐसा पाया गया है कि उनको समय पर वो उनकी जो सहायता सरकार ने देने के लिए घोषणा करी थी, वो समय पे नहीं मिल पाती है। तो जिसके लिए परिवार काफ़ी परेशान होता है और बार बार प्रशासन के चक्कर लगाता रहता है। लेकिन ऐसे करने के बावजूद भी कुछ मामलों में परिवारों को सफलता मिल जाती है, उन्हें कुछ सहयोग मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कुछ परिवार वंचित रह जाते हैं, जिन्हें वो सहायता समय पर नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हम एक माध्यम बनकर सरकार व प्रशासन के साथ मिलकर, सहयोग के साथ, उन परिवारों को जो इस चीज से पीड़ित हैं, उनके वो अधिकार दिलाने के लिए और जो मदद उन्हें मिलनी चाहिए वो दिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं और किसी भी माध्यम से जो भी संभव प्रयास होते हैं उनके माध्यम से हम उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, सेवानिवृत्ति के बाद काफी सैनिक ऐसे हैं हमारे जो कि एक जिंदगी में अपने में काफी समस्याओं का सामना करते हुए देखे गए हैं। तो उनकी संस्था की तरफ से या बाकी देशवासियों के सहयोग से हम आर्थिक सहायता या उनको कोई उनका ऐसा रोजगार करने के लिए कि जिससे उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके, उसमें मदद, या प्रशासन से या सरकार से बातचीत करके जो भी संभव उनकी मदद हम करवा सकते हैं, तो उसमें हम प्रयासरत हैं। जी, बहुत ही अच्छा और नेक कार्य आप एक राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। और सभी दर्शकों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स, उनके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान सकें। पेंटिंग वाला बाबू हमारे साथ जुड़े हैं, मांडव्य शिशु जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रजत गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, जय हिंद आप सभी को। तुषार जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रीति मधु शर्मा जय हिंद, संजय अमरनाथ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय हिंद। आप सभी को जय हिंद और लाइव को ज्यादा से ज्यादा फिर से शेयर जरूर करें। मैं ये आज बार बार बोलूंगी और बोलना चाहूंगी क्योंकि इस लाइव को हमारा करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्रीय रक्षक फाउंडेशन की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है वो आम जन तक जरूर पहुंचे। जो इस प्रॉब्लम को सफर करते हैं उनको पता है कि हाँ, हमें कितना ज्यादा ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। गुड जॉब वर्क मनोज भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नबी शर्मा सर का घाट से हमारे साथ जुड़े हैं तो इनका कमेंट है। मनीष राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी, और विजय धीमान पालमपुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये भी यहाँ पे हिमाचल पर में अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज सेवा में। कहीं किसी को व्हील चेयर की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है, तो उन सभी को लेकर ये सभी समाज से भी अपना कहीं ना कहीं से योगदान देते रहते हैं। स्वागत है आप सभी का। जग्गू कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये भी आवाम संस्था के संस्थापक हैं। बहुत अच्छा कार्य इनका समाज के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है। स्वागत है जग्गू जी आपका। और जी सर, इसके साथ सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल बहुत से एनजीओ ऐसे हैं जो अलग अलग फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आपने यही फील्ड क्यों चूज की और सबसे हटकर है ये, जबकि मतलब आम लोगों का इंटरेस्ट शायद या ध्यान भी साइड ना गया हो कभी कि इस क्षेत्र में भी कुछ किया जा सकता है?
तो इसको जो आपका सबसे पहले मोटिव था वो आप दर्शकों के सामने रखिए। जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि किसी न किसी फ़ील्ड में कोई ना कोई संस्था काम कर रही है। आज अगर हम देखें तो हमारे देश भर में लाखों संस्थाएँ हैं, जो हर एक फ़ील्ड में उतरी हुई हैं, बड़े ही अच्छे स्तर पर और बहुत ही अच्छे तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। हर रोज़ पता नहीं हज़ारों संस्थाएँ पंजीकृत होती हैं, किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी फ़ील्ड में वो काम कर कर ही रहे होते हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन सैनिकों से संबंधित जो ये समस्याएँ हैं, ये ऐसी समस्याएँ हैं जिनकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। फिर भी हमने ये देखा है कि अगर कुछ लोकल स्तर पर संस्थाएँ काम करती हैं, तो या तो वो किसी एक जिला तक सीमित रह जाती हैं या एक राज्य तक सीमित रह जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश में मेरे ख्याल से जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी है, शायद ही कोई संस्था होगी जो ये काम राष्ट्रीय स्तर पर कर रही होगी। तो हमने यही सोचा कि हर फील्ड में कोई ना कोई संस्था काम कर ही रही है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हटके हो, जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा हो। क्योंकि हम और आप अगर अपने घर में बैठे हैं, होली, दिवाली, कोई भी त्योहार, ईद, जो भी वैसाखी, लोहड़ी हम मनाते हैं और बड़े सुकून से, शांति से मनाते हैं। किसकी बदौलत हम वो त्योहार मना रहे हैं? हमारे जो सैनिक हैं, जो सीमा पर खड़े हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि किस समय कौन-सी गोली कहाँ से आके उनको कहाँ पर लग जाए, और उन्हें ये तक नहीं होता कि हाँ, हम इस पल में ज़िंदा हैं और अगले पल में हम होंगे भी कि नहीं होंगे। तो उनकी बदौलत हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। हम और आप सभी लोग बॉर्डर पर जाकर उनके साथ खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन लड़ाई सिर्फ सीमा पर ही नहीं लड़ी जा रही है, लड़ाई अपने अंदर भी हम लड़ सकते हैं, देश में, अपने घर में रह के भी। कौन सी लड़ाई लड़ सकते हैं? जो शहीदों के, सैनिकों के परिवार हैं, उनकी मदद करके। आज अगर हम देखें, हमारे सैनिक जो सीमा पर हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी का परिवार खुशहाल है। बहुत से इस टाइम पे वर्तमान में जो सैनिक हमारी सेवाएं दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवारों को कई तरीके की जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। कई बार सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उनको, और ऐसे मामले आते भी हैं सामने। तो हमारे अंदर इतनी जागरूकता होनी चाहिए, हमारे अंदर ये एक भावना होनी चाहिए कि इस परिवार का एक सदस्य है, कोई किसी का वो बेटा है, भाई है, पति है, बाप है, जो हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ रहा है, वहां पे अपनी जान की बाजी लगा रहा है। तो क्यों ना हम उनके परिवार के लिए भी कुछ कर सके, उनकी कुछ मदद कर सकें। दूसरा, हम और आप आसपास देखते हैं बहुत से शहीद स्मारक बने होते हैं, जो एक बार बना दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे स्मारक मिलते हैं जिनके पास या तो गंदगी के ढेर लगे रहते हैं या वो खंडित हो रखे होते हैं, लेकिन हमारा उनकी तरफ शायद ही कभी ध्यान जाता होगा। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि एक ये शहीद थे, जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारी रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज उनकी प्रतिमा का क्या हासिल हो रखा है? तो हमारे अंदर वो एक भावना होनी चाहिए कि उसके लिए कोई एनजीओ हो या न हो, लेकिन कम से कम हम व्यक्तिगत तौर पर या अपने आसपास के कुछ हम 5-10 साथियों को इकट्ठा करके उस शहीद स्मारक की एक सही तरीके से साफ सफाई करके उसका रख रखाव कर सकें। तो इन चीजों को करने के लिए हमें जरूरत पड़ी अपने साथियों को जोड़ने की, और यह सोचा कि क्यों न हम एक संस्था का निर्माण करें, गठन करें। क्योंकि जब हम पहले कुछ साल, हम लगभग ये काम 4-5 सालों से कर रहे हैं, तो शुरुआत में जब हम व्यक्तिगत तौर पे ये काम करते थे, हम कोई संस्था नहीं थे शुरुआत में, तो प्रशासन में कई बार जाना होता, किसी विभाग में जाते, किसी भी शहीद परिवार के समस्या को लेकर या किसी भी तरीके की समस्याओं को लेकर, तो वो कहते हैं भाई आप कौन? एक आम क्वेश्चन होता है, क्योंकि जिसकी समस्या है वो तो समझ में आता है, एक थर्ड पर्सन है, हाँ भाई आप कौन है, तो उस चीज में थोड़ा मतभेद आ जाते हैं कि थर्ड पर्सन क्यों बीच में आ रहा है। और फिर उस व्यक्तिगत तरीके से काम करने में सरकार के ऊपर प्रभाव कम ही पड़ता है। जहाँ पे अधिकारी अच्छे होते हैं तो ठीक है, वो सुन लेते हैं, लेकिन काफी जगहों पे ऐसे
अधिकारियों से सामना हुआ है हमारा, जो कि एक इंडिविजुअल को, व्यक्तिगत आदमी को देख के सोते हैं उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये हमारा एक हर जगह यही असर है प्रशासन का। तो इन बिल्कुल सब चीजों को हाँ, इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगा कि क्यों ना एक संस्था का गठन किया जाए, ताकि प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर थोड़ा दबाव हम ज्यादा बढ़ा सकें और उसके नतीजे हमारे सामने निकल कर आए। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस संस्था का पंजीकरण करवाया, रजिस्टर करवाया, और इसके नाम में भी हमने एक बड़े ही अच्छे ढंग, खासियत है रक्षक फाउंडेशन। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, आपने शुरुआत में राष्ट्रीय रक्षक फाउंडेशन नाम लिया था, तो संस्था रक्षक फाउंडेशन है। तो रक्षक नाम के पीछे भी एक वजह ही है कि जो हमारे रक्षक हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हैं या पूर्ण सैनिक बल हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, कोई भी है जो हमारी रक्षा में है, तो कोई ना कोई उनकी रक्षा करने के लिए भी हो, तो हम भी रक्षक बन सकते हैं उनके अधिकारों के लिए। यही वजह है इस क्षेत्र को चुनने की हमारी, जो थोड़ा हटके है सबसे। बहुत खूब सर, और मुझे सुधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर रक्षक फाउंडेशन मैंने बोलना था, शायद बीच में कुछ रह गया बोलने से। और सर, अभी रक्षक फाउंडेशन जो है राष्ट्रीय स्तर पर किन किन राज्यों में पहुंच चुका है? जी, रक्षक फाउंडेशन फिलहाल जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में हम पहुंच चुके हैं। इन राज्यों में कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ सदस्य जरूर हैं, और धीरे धीरे और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो यहाँ पर बैनर फ्लैश हो रहा है, इस पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है कि आप रक्षक फाउंडेशन से जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, थोड़ा सा ये बताइए कि आप रक्षक फाउंडेशन के साथ जोड़ते कैसे हैं? इसके साथ जुड़ने का जो तरीका है या जो माध्यम है जुड़ने का, वो आप दर्शकों को जरूर बताएं। इसके साथ जुड़ने का बड़ा ही आसान माध्यम है। एक तो जो हमारा नंबर, आपने भी, आपका धन्यवाद जो आपने बैनर पे इसे फ्लैश किया है, उस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपको एक गूगल फॉर्म भरना होता है, सिर्फ उसमें आपकी डिटेल्स आपको भरनी होती है। उसके माध्यम से जो डिटेल्स आप भरते हैं वो हमें प्राप्त होती हैं, और फिर हम जो जुड़ने वाले जो भी सदस्य हैं उनसे संपर्क करते हैं जितना जल्दी संभव हो सकता है। आपको सिर्फ हमें अपना आधार कार्ड देना होता है, क्योंकि किसी भी जुड़ने वाले के लिए उसका एक पता होना जरूरी होता है, और वो पता, जो पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र हम भेजते हैं संस्था की तरफ से, तो उस पते पर भेजा जाता है। बड़ा ही सिंपल है। सदस्यता हमारी आजीवन फ्री है, हम सदस्यता शुल्क कुछ भी नहीं लेते हैं। जुड़ने वाले हमसे वॉलेंटरी बेस पे भी जुड़ सकते हैं, जो वॉलेंटरी कोई भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं या सैनिकों के लिए कार्य कर रहे हैं। इंटर्नशिप के तौर पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, परमानेंट सदस्य के तौर पे भी जुड़ सकते हैं। सदस्यता सभी की निःशुल्क है। जी जी सर, सदस्यता सभी की निःशुल्क है। और सर, जब फॉर्म भरते हैं तो आज ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैंने भी रक्षक फाउंडेशन के लिए फॉर्म भरा है। धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। तो उसमें सर ऑप्शंस आते हैं कुछ एक, कि जैसे आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रक्षक के लिए। जी मैम। फिर उसमें वो एक शुल्क आता है 10 रुपए का और 300 रुपए का। जी। तो कहीं ना कहीं दर्शकों को, अगर वो फॉर्मेट पर अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी उनको। तो आप इसके बारे में दर्शकों को जरूर बताइए कि वो किस तरह का शुल्क है और क्यों है। जी, मैं तीनों चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था कि
किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने वाले जो भी सदस्य होते हैं वो अलग अलग तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई धन से ही किसी संस्था की सहायता करे, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास धन हो। हमारे जो समाज में क्या है, हर एक तरीके के लोग हैं, हर एक तरह के लोग हैं। कोई ऐसे होते हैं जिनके पास धन होता है लेकिन समय नहीं होता, जो आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं लेकिन फिजिकली तौर पे कहीं जाके शारीरिक श्रमदान नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो शारीरिक श्रमदान कर सकते हैं लेकिन आर्थिक सहायता नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद कर सकते हैं, कुछ फंड रेज करके मदद कर सकते हैं, ठीक, कुछ लोगों की टीम बना के मदद कर सकते हैं। तो काफी चीजें हैं। अब जब संस्था चलती है तो उसमें बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कंटेंट राइटर वगैरह होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, वेबसाइट डिजाइन करने वाले होते हैं, और फंड रेज करने वाले होते हैं, टीम मैनेजमेंट करने वाले होते हैं। तो हर लेवल पे अलग अलग स्किल्स वाले, अलग अलग क्षेत्रों में कुशलता वाले लोग चाहिए होते हैं। तो उस तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब बात 10 रुपए के शुल्क की जो थी, उसमें ये था, देखो किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, ठीक है। हम जो इस संस्था को चला रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में, कि संस्था को स्थापित करने वाले और स्थापित करने के पीछे जो मकसद था वो हमारे सूबेदार शहीद कप्तान सिंह थे, जो आर्मी का एक हिस्सा थे, लेकिन अभी गत वर्ष 31 दिसंबर 2020 को वो शहीद हो गए। उसके बाद जो हम लोग इसे चला रहे हैं, हम जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी, 10 रुपए पे भी मैं अभी आऊंगा, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से सदस्य जुड़े हुए हैं जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संभाल रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। जो फैसले होते हैं सभी की जानकारी से होते हैं। लेकिन जब बात धन पे आती है तो हर कोई अपनी तरफ से जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। फिर भी कहीं ना कहीं एक ये होता है कि कुछ ना कुछ कॉर्पस फंड होते हैं जो कि ये एक फिक्स अमाउंट होता है। तो उसी चीज के लिए कि भाई जो फंड हमारे पास कुछ हो, तो हमने एक छोटा सा अमाउंट रखा है 10 रुपए महीना, ताकि जो भी जुड़े वो कम से कम 10 रुपए संस्था को दान के तौर पर दे। अगर देखा जाए तो आज के टाइम 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक चाय भी पीते हैं तो 10 रुपए की वो हम चाय पी लेते हैं। तो एक महीने में अगर हम 10 रुपए का कंट्रीब्यूट भी करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से साथियों के अलग अलग सुझाव आते हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर यही रखा कि हाँ, कम से कम 10 रुपया जरूर हर कोई अपनी इच्छा से संस्था के अकाउंट में जमा कराए हर महीने। उससे ज्यादा जो चाहे कोई भी दे सकता है, वो हर किसी की श्रद्धा के ऊपर और उनकी स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद है 300 रुपए का जो आप शुल्क बता रहे थे। तो आज के टाइम क्या है, जो भी सदस्य जुड़ते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या मंडल कोऑर्डिनेटर वगैरह, कोई भी अलग अलग जो पदों पे काबिज होते हैं, और जब विभाग में वो कहीं पर जाते हैं तो एक पहचान पत्र होना जरूरी होता है। नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र, आपकी ये दो पहचान है। शुरुआत में हम ऐसा शुल्क नहीं लेते थे, लेकिन जब कार्यकारिणी ने इसके ऊपर बैठ के विचार विमर्श किया तो जो आई कार्ड, हम प्लास्टिक आई कार्ड बनवाते हैं, उसका कवर भी होता है, डोरी होती है, नियुक्ति पत्र होते हैं, फिर बाई पोस्ट हम भारतीय डाक, ये भी मैं इसी चीज पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कुछ सेकंड का, कि हम जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो भारतीय डाक से ही भेजते हैं, हम किसी कुरियर के माध्यम से नहीं भेजते, ताकि देश की अर्थव्यवस्था में भी हम एक छोटा सा सहयोग दे सकें और भारतीय डाक को थोड़ा सा और महत्व मिल सके लोगों के माध्यम से और हमारे माध्यम से। तो जो डाक के माध्यम से हम पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र और अन्य जो भी प्रमाण पत्र होते हैं जो हम संस्था की तरफ से भेजते हैं, तो इन सब चीजों पे जो शुल्क आ जाता है, जो खर्च आ जाता है, उस खर्च के ही हम वो 300 रुपए लेते हैं सिर्फ, जिसमें आपका पहचान पत्र, उससे संबंधित उसका कवर, डोरी, नियुक्ति पत्र, उनसे संबंधित डाक खर्च आदि वो सम्मिलित होता है। अब वो क्या होता है, क्षेत्र वाइज होता है कि जो चंडीगढ़ के नजदीक हैं वहां पे थोड़ा सा कम शुल्क आ जाता है, जो ज्यादा दूर हैं जैसे असम में अगर हम भेजते हैं तो ज्यादा शुल्क आ जाता है,
तो ऑन एन एवरेज उसको कवर करने के लिए, ताकि किसी भी सदस्य के लिए अगर हम प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र जारी करते हैं तो वो एक्स्ट्रा खर्च संस्था के ऊपर बोझ न बने। उसका ये था कि जो कार्यकारिणी सदस्यों ने एक विचार दिया था कि अगर मान लो हमारे साथ 1000 सदस्य जुड़ते हैं और एक सदस्य का हम अगर ऑन एन एवरेज 200 रुपए का खर्च मान लेते हैं कम ज्यादा करके, तो 1000 सदस्यों के पीछे हमें 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा सिर्फ पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र आदि के लिए। अगर वही 200 रुपए संस्था के लिए, वो 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। उस 2 लाख रुपए में हम बहुत सारे सामाजिक कार्य कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो 1000 सदस्यों के लिए वो 300 रुपए की जो अमाउंट है, वो एक बड़ी अमाउंट के तौर पे नहीं देखी जा सकती, क्योंकि 300 रुपए एक साधारण सी है जो जीवन में हमें एक बार ही देने होते हैं। हमारा हर साल का ये भी नहीं है दूसरों की तरह कि हम आई कार्ड जो है कि भाई हर साल उनको आपको हमसे रिन्यू करवाना पड़ेगा, अब आप हर साल उतना शुल्क भेजते रहिए और रिन्यू करवाते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जो हमने बना दिया, जो कर दिया, उसी हिसाब से हम उस पर काम करते हैं। तो ये 10 रुपए और 300 रुपए की कहानी ऐसी है। बहुत खूब सर। एक और मैं बात जानना चाहूंगी। जी थोड़े से दर्शकों के कमेंट्स ले लेते हैं, और जी माफी जी चाहूंगी बिल्कुल। सभी दर्शकों से कि आज मैं कमेंट्स के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो हमारे बातचीत करने की, चर्चा को आप सभी के सामने रखने की एक उद्देश्य है, वो कहीं कम ना रह जाए या पूरा ना हो पाए। तो इसीलिए समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। लाइव को सभी शेयर जरूर करते रहिएगा, साथ साथ में और दर्शक और जोड़िए आप, ताकि सभी इस रक्षक फाउंडेशन के बारे में जान सकें, इसके जो काम हैं उनके बारे में जान सकें। और आप सभी से फिर से आग्रह है कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या कोई बात आप जानना चाहते हैं रक्षक फाउंडेशन के बारे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बीच में मैं आपके कमेंट्स यहाँ पर फ्लैश कर रही हूँ। तो इसी के साथ भारत गुरु भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल में। मैं इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेना चाहूंगी, क्योंकि ये हर दिन फेसबुक पर ऐसी पोस्ट डालते रहते हैं, आज इस जगह, आज इस जगह इस चीज की जरूरत है, शादी में किसी को योगदान देना है वहां पर। तो ये आप ही की तरह कार्य में निरंतर लगे हुए हैं। कविता धीमान, जय हिंद। ऐसे लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं, क्योंकि समाज सेवा के लिए हर कोई आगे नहीं आता है। समाज सेवा करना अपने आप में एक खुद को संतुष्टि देने वाला कार्य होता है। सुकून मिलता है कि हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं अगला प्रश्न लेने से पहले, अभी आपने बात की समाज सेवा की, और इस समाज सेवा के रास्ते पर चलते चलते हमारे सामने कई बार ऐसे दौर आ जाते हैं, हमारे पास खुद कुछ नहीं रहता, और जबकि समाज के लिए हमें वो देना पड़ता है। कभी इस तरह का दौर आपके सामने आया कि अपनी जेब खाली है या खाली करनी पड़ रही है? उसके बारे में आप जरूर अपने विचार या अपना एक्सपीरियंस जो है बताइए। होता है मैम, समाज में क्या है ना, जब हम एक अपने आप को न सोचकर जब समाज को सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में सोचते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, अपनी समस्याएं हमें दिखाई नहीं देती होती हैं। अगर हम सच्चे दिल से और एक लगन के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो अपनी समस्याएं हमें बहुत छोटी लगती हैं, और सामने वाले की समस्याएं, समाज की समस्याएं, देश की समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं। उसमें यह रहता है कि हम हर संभव मदद कर सकें, कैसे भी करके हम कुछ भी, जितना भी हो सके हम अपनी तरफ से कर सकें। ऐसा वाकया हुआ है मेरे साथ, कई बार होता है। पास में नहीं भी होते हैं पैसे, लेकिन जब कोई मदद के लिए याद करता है तो कहीं ना कहीं से करके मदद करनी पड़ती है। कई बार परिवार वाले भी हैं, किसी काम के लिए बोलते हैं, ऐसे जरूरत थी, ये था, तो उस टाइम पे आनाकानी कर देते, नहीं अभी नहीं है। और अचानक से मान लो कई बार तभी किसी मदद के लिए किसी का फोन आ जाता है, तो खुद से नहीं तो
किसी यार दोस्तों से या जो साथ वाले ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनसे बातचीत करके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इस मामले में कई बार हमें सुनना भी पड़ा है घर वालों से कि हाँ, हमें जरूरत होती है, काम होता है, तब कंट्रीब्यूशन नहीं करते, लेकिन जब कोई भी और याद करते हैं तो कंट्रीब्यूशन जरूर हो जाता है। इसी चीज के लिए 2019 में मैंने अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ी थी उस टाइम पे। कहीं पे कुछ इमरजेंसी थी किसी के लिए, नाम उजागर हम नहीं करते किसी के इस तरीके से एक ओपन स्टेज के ऊपर, तो उनकी मदद के लिए उस टाइम पे जब इधर उधर से हमने कोशिश करी, क्योंकि तब तक हमने संस्था को पंजीकृत भी नहीं कराया था, इतने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े नहीं थे, और मैं वो कर सका था तो कर पाया, और बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ, ऐसा काम करने के बाद चलो हमने तो जैसा किया लेकिन किसी की मदद हुई, वो बहुत खुश हुए। तो आते रहते हैं, ये समय चलता रहता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस समय अपनी जेब थोड़ी-सी ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है वो किसी और के काम आ जाए। जी, बिल्कुल। और परिवार की जहाँ तक बात आती है तो ये समस्या मुझे लगता है मैक्सिमम हो ही जाती है सबके साथ मैम, कि जो भी हमारे समाज लिए सेवा नहीं में है। है उनके साथ होता ही है, उनको इन चीजों का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो ढीठ बन चुके होते हैं परिवार वालों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर ढीठता आ ही जाती है, जबरदस्ती आ जाती है, कुछ फिर लानी पड़ती है, जी, और कर भी क्या सकते हैं। इसी के साथ इसी से जुड़ता हुआ मैं प्रश्न एक और पूछना चाहूँगी आपसे जी कि जब बात आती है पैसों की, तो कई बार ऐसा जी होता है कि पता लगता है हाँ भी हमें इस जगह पे ज़रूरत है, देना है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ ज़रूरत नहीं भी है, फिर भी लोगों की डिमांड आ जाती है, फेक कॉल्स आ जाते हैं, जब पता लगता है कि ये संस्था या ये यहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। तो क्या इस तरह की सिचुएशंस कभी आपके सामने आई हैं? सिचुएशंस मैम आई हैं हमारे सामने, ऐसी सिचुएशंस कई बार कोई फौजियों के नाम पे ही हमें कॉल करता है, सर मैं फलानी जगह पे पोस्टेड हूँ, मैं किसी भी प्रदेश का या जगह का नाम लेके कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं वहां से अभी 700 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर अपनी पोस्टिंग पे हूँ, लेकिन वहां जरूरत है, ऐसे ऐसे मदद चाहिए थी। आ जाता है, कई बार फेक कॉल्स बहुत आती हैं। वैसे भी कोई आम इंसान भी फोन कर लेता है। खुद आई है कि मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ, कोलकाता के पास का, और हैदराबाद में अपने बच्चे का इलाज करवा रहा हूँ। तो जब उनको हमने वेरीफाई करवाने की कोशिश करी हमारे टीम मेंबरों के माध्यम से या उस हॉस्पिटल के माध्यम से, तो जो फेक मिलते हैं, फिर हम उनकी उसमें कोशिश करते हैं कि फेक आदमियों की हम मदद ना करें। क्योंकि वो क्या होता है, देखो, जो जेन्युइन केसेज है उनकी मदद नो डाउट करनी पड़ती है और की भी जाती है, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता गलती से हम नहीं उसको वेरीफाई कर पाते, तो चलो कोई बात नहीं भाई, वो उनके कर्म का था, उनके हिस्से का था, शायद हमारे ऊपर किसी जन्म का कर्जा रहा होगा। लेकिन फिर भी हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वेरीफाई करके ही उनकी मदद की जाए। जी, बहुत खूब। जगत कुमार जी का कमेंट आया है, रक्षक फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में हम आपका सहयोग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को मदद मिल सके। बिल्कुल सर, यही जज्बा और यही जुनून जो है मैं कहना चाहूंगी कि अगर देश की आधी आबादी के अंदर भी आ जाए तो शायद जो हालात आमजन प्रभावित होते हैं उनसे, जिसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद ना हो। जी बिल्कुल, मैं भी जगत जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप जैसे साथी आगे बढ़ेंगे तो हमें भी हौसला मिलेगा और देश सेवा के लिए भी बहुत बेहतर होगा। जग्गू कौंडल जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति समाज सेवा की राह पर होता है तो भूखे को खिलाकर रोटी खुद भूखा सोता है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। सही कह और रहे हैं। आप खुद समाज सेवी हैं तो ये इस तरह की जो फील्ड में उतरे हुए लोग हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। जी वो एक बिल्कुल बात है कि जाके पैर न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो बिल्कुल अगर हमें खुद को तकलीफ होगी तो हम कहीं ना कहीं दूसरे की तकलीफ भी समझेंगे कि इसको भी ऐसी ही पेन है। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा वीर जी कह रहे हैं कि समाज सेवा के लिए हर कोई आगे नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है सर। ये एक बिल्कुल सही कह वही रहे हैं आपकी शर्मा बात। जी।
ये एक कीड़ा है जो सबको नहीं काटता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत टांग अड़ाने वाले बहुत आते हैं जी आगे। बहुत आते हैं। बहुत। काम अच्छे काम के लिए आगे नहीं आएंगे, सहयोग नहीं करेंगे किसी भी तरीके के लिए वो, लेकिन टांग जरूर खींचते रहेंगे। जी बिल्कुल। और सर मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो कोरोना का दौर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन पूरे देश में रही। कोरोना अभी भी गया नहीं है, पर फिर भी हालात थोड़े से अभी सामान्य है। तो इस दौरान रक्षक फाउंडेशन ने किस तरह से कार्य किया, उसके बारे में आप बताइए सर। जी, कोरोना काल में हमसे जितना हो सका थोड़ा बहुत, जो भी भगवान की कृपा से और साथियों के सहयोग से जो भी कर पाए, हमने कोशिश करी करने की। लेकिन हमने कोशिश करके ये कि कश्मीर में बडगाम तक हमने मास्क पहुंचाए हैं बाय डाक, भारतीय डाक के माध्यम से। सैनिटाइजर नहीं भेज पाए क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास भेजने की वहाँ पे, लेकिन हमने मास्क जरूर देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करी थी। तो इसमें हमने अपना समाज कार्य के लिए कोरोना काल में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें हमने लगभग 18,000 17-18,000 के आसपास मास्क वितरण किया अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बस्तियों में जहाँ पे जरूरत थी। और लगभग 15,000 14,000 के आसपास हमने सैनिटाइजर वितरित करवाए थे। साथ में जहाँ पर संभव हो सका हमने हैंड वॉश भी वितरित करवाए। और इन चीज़ों के लिए हमने चंडीगढ़ मोहाली में या इनके अलावा भी जहाँ पर संभव हो पाया हमारी टीमों की सहायता से, तो पुलिस के साथ मिलकर भी हमने काम किया है। और उस दौरान चंडीगढ़ और जीरकपुर से कई दफ़ा लगभग 5-6 बार अलग अलग बसों के माध्यम से कोशिश करके कुछ साथियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के जो वर्कर थे उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का काम हम कर पाए, जिसमें कि हमारे सहयोगी साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। एक टीम वर्क के तौर पे हमने काम किया वहाँ पे। बाकी कोरोना काल में जो आयुर्वेद काढ़ा था वो हमने जहाँ जहाँ संभव हो सका लोगों को पिलाने के लिए, हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत करी उस टाइम पे। तो इन्हीं चीज़ों में हमने ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की। तो सर मतलब कोरोना का जो शुरुआती दौर था, उसमें जी इंसान इंसान से डरता था। और जी उस दौर में आप सभी ने फील्ड में उतरकर कार्य किया। तो जी। क्या कभी अ, मतलब जो कार्य कर रहे थे रक्षक फाउंडेशन की, वो भी कोरोना की चपेट में आए? कई बार हुआ ऐसा, हमारे काफ़ी साथी कोरोना से प्रभावित हुए, कई समस्याएं हुई। कुछ साथियों की तबीयत बहुत खराब भी हुई थी उस दौरान। लेकिन वो कहते हैं ना, जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जब एक हौसला और जुनून होता है ना इंसान के अंदर, खून में जो एक जुनूनियत होती है कि हाँ हमें समाज के लिए काम करना है, तो हर कोई उनकी सहायता करने के लिए आ जाता है। और जब आप पूरी लगन से किसी चीज को हासिल करने के लिए होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसमें आपकी मदद करता है। तो उसी कड़ी के साथ कुछ डॉक्टरों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारे साथियों को, जो हमारे टीम के सदस्य थे, उनको फुल सपोर्ट मिला हर तरीके से। और सबसे बड़ा उसके साथ साथ हमारे घर वालों ने, जो भी हमारे टीम के सदस्य, सभी के घर वालों ने हमें पूर्ण सहयोग दिया हर तरीके से। वो कभी हमारे बीच में बाधा नहीं बने कि हम बाहर क्यों जा रहे हैं, कोरोना है। जितना हो सका हमने अपना बचाव पूरा रखा और सबको यही मोटिवेट करते रहे कि हर कोई अपना बचाव रखें, अपना बचाव करें, मास्क सैनिटाइजर यूज करें, हैंड वॉश करते रहें, काढ़ा वगैरह ज्यादा लें। लेकिन उस दौरान जब एक दूसरे के पास जाने से लोग डर रहे थे, तो लोगों को जो जरूरत थी, जो गरीब तबके के लोग थे, जिन्हें की ऐसा लग रहा था जिनके पास खाने की समस्या थी, जिन्हें कुछ ऐसे थे जिन्हें मेडिकल सुविधाओं की जरूरत थी, लेकिन कोई तो होना चाहिए आगे बढ़ के उनकी मदद करने के लिए। बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जब आप या कोई भी व्यक्ति जी संस्था के साथ
बिना जुड़े हुए काम करता है तो उसको सरकार से, सरकार के अधिकारियों से लताड़ बहुत मिलती है। पर जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कितना मिलता है सरकार से? मैम वैसे तो कागजों में देखा जाए और सरकार की जो वेबसाइट है उनको देखा जाए तो सपोर्ट बहुत मिलता है, लेकिन वो सिर्फ वहां देखने तक ही होता है। असल में हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है जिसको खत्म करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर देशवासी उस चीज में आगे बढ़ के कोशिश करें और एक कसम उठाएं कि हाँ हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो उस पे हम जा सकते हैं। बात सरकारी अनुदान की जब आती है तो वो भी बिना भ्रष्टाचार के नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए आपको देना पड़ता है। बहुत से आते हैं प्रपोजल, हाँ भाई आपको इतना दिला देंगे, ये मिल जाएगा, हमें इतने % चाहिए, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं जी वहां पे। भाई हम ज्यादा करने की बजाय हम थोड़ा कर लेंगे, लेकिन ईमानदारी से कर लेंगे और अपने एक सीमित दायरे के अंदर रह के कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आटे में अगर नमक ज्यादा हो जाए ना तो वो आपको अंदर से खराब कर देता है, ठीक नहीं रहता। तो वही चीजें हमें नहीं चाहिए, वो चीजें कि भाई जिसके लिए हमें घूस देनी पड़े या हम भ्रष्टाचार का हिस्सा बने और तब कोई हमारी सरकारी सहायता के लिए कोशिश करे। क्योंकि सरकार ऊपर से ठीक है, वो ठीक काम कर रही है, सरकार की योजनाएं सरकार ठीक चला रही है, लेकिन जो बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हो जाते हैं जो सरकार और एक आम आदमी के बीच में एक अच्छी कड़ी बनने की बजाय उनका गैप बढ़ा देती है। सरकार ईमानदारी से जो काम कर रही होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उस सरकार की ईमानदारी और एक आम आदमी की जरूरत के बीच में वो एक बड़ा गैप क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि लोगों में भी सरकार के प्रति भावना गलत जाती है और लोगों को उसकी सहायता भी नहीं मिल पाती। यही हाल है जी, जिन एनजीओ के बड़े लाइजन हैं, ऊपर तक कोई लोग बैठे हैं या कहीं कोई पॉलिटिकल सहारा होता है, वो अनुदान ले लेते हैं। हमारे जैसे जो ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, हम लोग अपने लगे रहते हैं, वही घर वालों की सुनते रहते हैं, जेबें खाली रहती हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो दिखाया जाता है और जो जमीनी स्तर पर उतर के आता है वो बात अलग है। जी और इसी के बीच थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं और दर्शकों से जी अनुरोध करेंगे फिर से कि लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिमाचल जय हिंद, वंदे प्रदेश। मातरम। ऋषि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय हिंद आपको भी सर। तुषार जोशी जी, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम सब आपके साथ हैं और रहेंगे, थैंक यू सो जी मच सर। बहुत बहुत वीरेंद्र शर्मा धन्यवाद वीर सभी जी, का। जो भी यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्षक फाउंडेशन के नेक कार्य में आगे बढ़कर सहयोगी बने और समाज सेवा के इस यज्ञ में अपनी ओर से आहुति अवश्य डालें। बिल्कुल बहुत सर, बहुत अभी धन्यवाद शर्मा जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। कोशिश करेंगे कि मिलकर इस दिशा में कुछ ना कुछ जरूर आगे किया जाए। सर, जहां तक अब मैं आपसे आगे अपनी इस चर्चा को बढ़ाती हूँ, तो जी कितने एनजीओज ऐसे हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं? कौन कौन ऐसे एनजीओज हैं? वैसे तो कई एनजीओज हैं मैम। लगता है अनु जी का नेटवर्क वीक हो गया। हाँ मैम, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, मैं जी जी। सुन पा रही हूँ हाँ, आपको। वैसे तो काफी एनजीओज हैं जो अलग अलग राज्य में हमारे साथ काम करने के लिए शुरू कर चुके हैं काम करना, और काफी प्रपोजल्स हमारे पास अभी आए हुए हैं जिनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। क्योंकि काफी संस्थाएं हैं जो अच्छे तरीके से सामाजिक कार्य में लिप्त हैं, जो सामाजिक कार्य बहुत अच्छे स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन वो एक सोसाइटी के तौर पे या अगर संस्था के तौर पे भी काम कर रहे हैं तो जिला स्तर तक, या कोई किसी ने गांव में कोई सोसाइटी बना ली, एक टीम बना ली, एक गांव के अंदर ही रह के वो काम कर रहे हैं, कोई जिला के अंदर रह के काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर संस्थाएं एक प्रदेश स्तर तक सीमित रह जाती हैं, क्योंकि हर किसी के दायरे सीमित होते हैं। एक प्रदेश के अंदर रह के हम सिर्फ अपने प्रदेश के अंदर हमें घूमना फिरना है, अपने प्रदेश के अंदर हमें लोगों की समस्याओं को देखना है, अपने प्रदेश के अंदर ही रह के हमें काम करना है, जिसके प्रति हम भली भांति अवगत होते हैं। हर कोई अपने प्रदेश के बारे में अवगत होता है, अपने प्रदेश की समस्याओं के बारे में,
और एक सबसे बड़ी बात होती है आपस में जो उनका एक भाषा का तालमेल होता है, बातचीत का तालमेल होता है, व्यवहार होता है, वो एक प्रदेश के अंदर तक सीमित होता है। लेकिन अब हम यहाँ बैठे हैं तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, उन लोगों की भाषाएं अलग हैं। हर कोई उनके बीच में जाना नहीं चाहता। उनकी भाषाओं को समझने के लिए, उनके कार्यों को समझने के लिए सोचते हैं यार वहां पे जाके हम क्या करेंगे, वो काम हम कैसे कर सकते हैं, उन लोगों की हमें भाषा ही नहीं पता, वो समझ में नहीं आता कौन क्या कर रहा है। लेकिन हम कर सकते हैं जी। हमें सहयोग इसलिए मिल रहा है। एक तो हमारा सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत हैं और अलग अलग मंत्रालयों से पंजीकृत हैं। तो ये एक ऐसा मंच है जिसमें एक कोई भी आम आदमी हमारे साथ जुड़ सकता है, कोई भी संस्था हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकती है। और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती सर हम बिहार राज्य में बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बिहार राज्य में इतने सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ जुड़ के राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करना चाहते हैं। उसमें दोनों का फायदा होता है। उनको फायदा मिल जाता है एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के साथ जुड़ के, राष्ट्रीय मंच। हमें ये फायदा होता है कि हमें वहां पर टीम मिल जाती है, ताकि जो मुहिम हम छेड़े हुए हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उस मुहिम को हम वहां पर जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकें। क्योंकि एक नई टीम खड़ी करने में और एक पुरानी टीम जो पहले से वहां मौजूद है, जो भली भांति वहां के पूरे धरातल से वाकिफ है, तो जल्दी वहां पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। दिल्ली से हैं 2-3 संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मध्य प्रदेश में है, एक बिहार में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। गुजरात में कुछ संस्थाएं हैं, एक संस्था है गुजरात में जिनका स्कूल है और पूरे गुजरात में उनकी लगभग 800 के अराउंड ब्रांचेज हैं, जो कि रक्षक फाउंडेशन के माध्यम से वहां पर सैनिकों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई पढ़ाने के लिए आगे अभी बढ़कर आ रहे हैं। काफी इलाहाबाद में ही कम चार्जेज पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए आगे आए हैं। अभी हम इसी कड़ी में कैंसर मरीजों के लिए काम करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक संस्था है जो बहुत पहले से कैंसर मरीजों के लिए विग बना के उनको फ्री में वो मुहैया करा रहे हैं। तो अभी हम इस कार्य को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। रक्षक फाउंडेशन भी अब उनके साथ मिलके उनके इस कार्य में उनकी मदद करेगी, क्योंकि जो हमारी टीम राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में है, उसका हम और फायदा लेकर ज्यादा से ज्यादा कैंसर पीड़ितों की मदद कर सकें। तो ये संस्था सिर्फ विग बनाकर ही उनकी हेल्प करती है या किसी और तरीके से भी, जैसे हॉस्पिटल में या फिर कहीं और उनको जरूरत पड़ती है? जरूरत मैम किसी भी तरह की हो, लेकिन एक्चुअली कुछ प्राइमरी टारगेट्स होते हैं जो अगर स्पेशली देखा जाए तो देश में महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से हर मिनट में 4 महिलाओं की मौत हो रही होती है, आंकड़ों के अनुसार है ये। और देश भर में पूरे साल भर में लाखों महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। और जो कैंसर से पीड़ित होते हैं उनके बालों की समस्या होती है, समाज में लोग उन्हें दूसरी नजर से देखते हैं और वो खुद में कई बार मायूस हो जाते हैं। एक पहल है कि सबसे पहली जरूरत है वो उनकी ट्रीटमेंट के साथ साथ, ताकि उन्हें वो चीज का एहसास न हो कि हमारे अंदर कोई कमी है इस तरीके की। तो विग तो फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी जहां भी इस तरीके के जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, जिनकी परेशानियां हैं, किसी तरीके के इलाज में परेशानियां आ रही हैं, तो वहां पर जो भी संभव मदद हो सकती है जिस स्तर पर भी, वो हम करते हैं। अभी आपकी संस्था भी उनके साथ काम कर रही है? जी जी। मतलब आपके द्वारा कितने ऐसे कैंसर पीड़ित हैं जो लाभान्वित हो चुके हैं? चूंकि इस काम के लिए अभी हमें शुरू किए हुए लगभग 3 महीने हुए हैं, हम इस काम में पहले नहीं थे, अभी लगभग 3 महीने से हमने ये काम शुरू किया है। तो हमारी कोशिशों से अभी तक हम लगभग पिछले 3 महीनों में 20-25 लोगों की मदद कर पाए हैं। और इसे अब हम और आगे तेजी लाने के लिए अपनी टीमों के माध्यम से
इस पे प्लानिंग बना रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा हम तेज गति से कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? जी, हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। अमित मल्लिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं नमस्कार सर एंड मैम, आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी ये नमस्कार भी जी। बहुत जरूरी है, कैंसर पीड़ित महिलाओं की मदद कर रहे हैं आप, सैल्यूट टू यू सर। जी, इनकी इस मुहिम में आप सभी जुड़ सकते हैं, सभी आमजन जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर भी फ्लैश हो रहा है और जुड़ने का माध्यम ये बता चुके हैं कि गूगल फॉर्म आपको भेजा जाता है, तो इस नंबर पर आप संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा रक्षक फाउंडेशन के साथ जुड़ें। जो इनके कार्य हैं सभी उससे लाभान्वित हो सकें। सर, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह के, जी जब आप ये राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, कुछ जिला जी स्तर पर, अपने राज्य स्तर पर आप ये कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, जी तो कितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एक राष्ट्रीय स्तर पर जब चलते हैं? बहुत, ये तो सभी को पता है कि बहुत, पर किस किस तरह के, जैसे कि आपका जो मुख्य मुद्दा है वो है शहीद सैनिक वीरों के लिए काम करने का, तो जी उसमें, उस फील्ड में, उससे रिलेटेड आपको किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और किस किस तरह के केसेस में आप काम करते हैं? कॉम्प्लिकेशंस तो मैम पूछो ही मत। अपने देश में जो सिस्टम है, किसी भी तरीके का सिस्टम, आम जनता के बीच में या प्रशासनिक या सरकारी सरकारों के लिए, तो कॉम्प्लिकेशंस तो हर जगह हमें कोई ना कोई खड़ा मिल ही जाता है। लेकिन जो हम इन सैनिकों की या शहीद परिवारों की मदद कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बताया था कि जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसको जो मदद मिलती है, सबसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे मैं इसमें समझाना चाहूंगा। जब उनको आर्थिक मदद मिलती है उनके परिवार वालों को, तो परिवार में अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं। उस शहीद सैनिक के बीवी बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं। वहां पर असल में जितना आसान हमें दिखता है चीजें उतनी आसान है नहीं, क्योंकि परिवार में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बीवी बच्चे सही हैं, क्या पता माँ बाप सही नहीं है। कई बार होता है माँ बाप सही है लेकिन बीवी बच्चे, उनका व्यवहार सही न होने से, मेरा मतलब है व्यवहार से, किसी चरित्र से नहीं, मैं यहाँ पर किसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, व्यवहार से। क्योंकि हमारे देश में एक आम बात है, घर परिवार में सास ससुर बहू बेटे आपस में जो उनका तालमेल होता है, कई बार हमने देखा है कि समाज में वो तालमेल परिवारों के अंदर बहुत अच्छा भी नहीं होता, कई बार होता है कि हाँ बहुत अच्छा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो आर्थिक सहायता मिलनी होती है वो बीवी बच्चों को भी मिलती है और सरकार की तरफ से माँ बाप के लिए भी उसमें सुविधा होती है। लेकिन हमने पर्सनली तौर पे जो इस तरीके के मुद्दे देखे हैं, कई बार कुछ पैसा जब बीवी बच्चों को मिल जाता है तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उनका कोई और सहारा नहीं होता, स्पेशली उन केसेज में, उन मामलों में जहां उनका एक ही बेटा होता है। तो वहां पर देखा जाता है हाँ माँ बाप अपनी जगह सही है, क्योंकि जब उनका बेटा सेना में था और हमारी रक्षा कर रहा था, वो शहीद हो गया है, तो कुछ तो उनको भी सहारा चाहिए। वहां पे बनता है जो उनके बहू है बच्चे हैं वो उनकी सेवा करें। क्योंकि जब एक माँ बाप ने बेटा पैदा किया है, उसको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है, और उन्होंने अपने घर को न देखते हुए, अपने बुढ़ापे के सहारे को न देखते हुए अपने बेटे की जान को दांव पे लगाया है कि जा तू बॉर्डर पर जाकर रक्षा कर देश की। क्योंकि पता सबको होता है भाई, जो हमारा बेटा हमारा बच्चा सीमा पर जा रहा है, कब उसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए किसी को नहीं पता। लेकिन इकलौता होने के बाद भी वो वहां पे उनको भेजते हैं, तो फिर उनको कम से कम इतना तो रहता है कि उसके जो बीवी बच्चे हैं वो उन बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करें। उस मामले में माँ बाप को समस्या होती है। कई बार क्या होता है, बीवी बच्चे बड़े शरीफ और सही होते हैं जो परिवार को चलाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पे सास ससुर जेठ देवर या कोई भी परिवार के सदस्य होते हैं, वो नाजायज फायदा उठाते हैं कि भाई पैसा मिल रहा है क्यों ना उसको हम हड़प ले। तो इन मामलों में बड़ी पेचीदा ये मामले होते हैं जिनको सुलझाने के लिए कई बार बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार हमें भी खुद को सुनना पड़ता है, हमें गालियां भी मिलती हैं इस चीज के लिए। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे दोनों पक्षों को
सहायता बराबर मिले, कोई एक पक्ष परेशान न हो। लेकिन सरकार के नियमों के आधार पर जो नियम सरकार ने बनाए हैं कि अगर दोनों पक्ष एक साथ सहयोग नहीं करते हैं या सहमत नहीं होते हैं, तो भाई इतना परसेंटेज होता है जो माँ बाप को मिलता है, एक परसेंटेज होता है जो बीवी बच्चों को मिलता है। वो सारा अलग अलग सरकार ने निर्धारित कर रखा है अलग अलग मामलों के अनुसार। तो अब अगर उस मामले में जो माँ बाप के लिए सरकार ने निर्धारित किया है, तो उसमें वो माँ बाप को मिलने में बीवी बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार उन्हें दे रही है, क्योंकि वो उस जवान के माँ बाप हैं जो शहीद हो चुका है। सम्मान उनका भी उतना ही है जितना एक शहीद की घरवाली का सम्मान है, उतना ही उनके माँ बाप का सम्मान है। और जो परसेंटेज सरकार ने बीवी बच्चों के लिए निर्धारित किया है, वो सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो परसेंटेज उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना पति खोया है, अपना बाप खोया है। तो उस चीज में किसी एक दूसरे से समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपसी सामंजस्य से दोनों पक्ष सहमत होकर उन चीजों पे उस कार्य को अंजाम दें। ये समस्याएं बड़ी आती हैं। दूसरा, कुछ सैनिक जो कारगिल में घायल हुए थे, उनको आज तक समस्याएं हो रही हैं। किसी को आर्थिक सहायता पूरी नहीं मिली है, किसी को सरकार ने जमीन दी थी लेकिन वो वापस ले ली गई। इसके कारणों का भी हम जल्द ही खुलासा करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आएंगे या कभी समय के अनुसार उन कारणों पे भी खुलासा करेंगे। एक बार उसकी पूरी जानकारी हम जुटाने में अभी लगे हुए हैं हमारे टीम के सदस्य, कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बेचारे कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, वकील उनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। आज वो सैनिक जो कारगिल में 6-6 गोलियां खा चुके हैं, कहीं जूस की दुकान पे काम कर रहे हैं या कहीं चाय की टपरी चला के गुजारा कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दे रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, तो किसी भी हाल में हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि वो एक चाय की दुकान खोल के हमारे जूठे बर्तन मांजे। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जिनके ऊपर बहुत बार हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो इसमें जो वहां के आसपास के लोग होते हैं, जब उनका सहयोग हमें मिलता है हमारी टीम के सदस्य के तौर पर या इंसानियत के तौर पर, बहुत से जगहों पे जरूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र में हम गए हैं वहां पे किसी की मदद कर रहे हैं तो वहां पे हमारा कोई सदस्य नहीं होता है, लेकिन वहां के आम आदमी, आम इंसानियत के नाते पूरी मदद करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो टांग खींचने वाले होते हैं। तो समय और एरिया के हिसाब से बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सहयोग करने वाले कम और टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं। पर टांग खींचने वालों को थोड़ी सी इस बात की जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, या जो भी आमजन है जो कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं, मैं ये मानती हूं कि एक देव कृपा के बाद सैन्य कृपा है, जिसकी वजह से हम अपने घरों में सो पाते हैं। बिल्कुल। दिवाली और होली अपने घरों में आराम से मना पाते हैं। तो सम्मान करना चाहिए हमें सैनिक वीरों का, और जो उनके बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी फैमिली को फेस करनी पड़ रही हैं, उसमें हम अपना छोटा सा योगदान भी देंगे तो ये आपका कहना सही है कि हम बहुत बड़ी लड़ाई अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, सेना में ना होकर भी। इसी के साथ अमित मलिक जी कह रहे हैं, बहुत ही साफ मन से काम कर रहे हैं आप, हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको। थैंक यू सो मच। वीरेंद्र शर्मा जी आपका। रक्षक फाउंडेशन के समाज हित में किए जा रहे उद्देश्यों के बारे में बहुत सही से विस्तृत जानकारी दे रहे हैं मनोज जी, साधुवाद आपको। बहुत बहुत आभार वीरेंद्र शर्मा जी आपका। शिवम शरण जी कह रहे हैं, शहीद सैनिकों के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय रक्षक भारत। फाउंडेशन की तरफ से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। तुहार जोशी जी का कमेंट है, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू जोशी जी। रक्षक एनजीओ वी सपोर्ट रक्षक फाउंडेशन। माही वर्मा जी, सही कहा मैम आपने, थैंक यू सो मच सर। इंडियन सोल्जर्स की वजह से ही हम सेफ हैं। बिल्कुल सर, सही बात है ये कि एक देव कृपा और दूसरी जो सैन्य कृपा है, उसी की वजह से हम अपने अपने घरों में आराम से हैं, सुकून से हैं, चैन की नींद
सो रहे हैं। तो इसी के साथ सर आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जी बिना जुड़े हुए भी काफी समय से रहे हैं इस क्षेत्र में। उस जी समय जो आपकी परेशानियां थी और अभी आप जुड़कर जो काम कर रहे हैं वो कितनी अलग हैं? मैम, बहुत डिफरेंस आया है इन चीज़ों में। देखो, जब हम व्यक्तिगत तौर पे कोई काम करते हैं तो हम ज़्यादा समाज को नहीं जोड़ पाते। उसके पीछे कारण होता है। व्यक्तिगत तौर पे जो हमें लोग जानते हैं, हमारे आसपास के होते हैं, जो हमारे चेहरों को जानते हैं कि हाँ, ये एक बंदा है, ये वहां का रहने वाला, ऐसे ऐसे, तो उतने तक ही विश्वास सीमित होता है, उतने तक ही एक दूसरे के साथ सहयोग सीमित होता है। लेकिन बाहर वो सहयोग फिर नहीं मिल पाता। अब हम अनजान किसी एक क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां कोई किसी को नहीं जानता, कौन किस पे विश्वास करता है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, उस चीज के ऊपर हर कोई 100 बार सोचता है कि भाई हम एक अनजान आदमी की क्या सहायता करें। वहां पर हमारी पहचान एक व्यक्तिगत तौर पर है। दूसरा, अभी जब हमने संस्था को पंजीकृत कराया, संस्था के साथ जुड़े हैं, संस्था के मंच को हम इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं और समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो अब व्यक्तिगत हम नहीं रह जाते हैं। अब व्यक्तिगत कोई भी हो सकता है, लेकिन एक संस्था है जो सरकार से पंजीकृत है और सरकारी जो मंत्रालयों से पंजीकृत है, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है और जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं जो उसका संचालन कर रहे हैं। तो उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। जहाँ पे हम पहले अपना परिचय देते हैं, हाँ जी आप मनोज कुमार, फिर जब हम परिचय जी रक्षक फाउंडेशन से मनोज कुमार, तो उस परिचय में और उस परिचय में बहुत फर्क पड़ जाता है। जब एक संस्था का नाम हमारे साथ जुड़ता है तो हमारा नाम बढ़ जाता है, संस्था के नाम के साथ हमारे नाम का वजन भी बढ़ जाता है। और बहुत से लोग देखें जो कहते सर व्यक्तिगत तौर पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक सीमित दायरे के अंदर ही कर रहे होते हैं। लेकिन वही जब एक संस्था के साथ जुड़ के काम करते हैं तो वो बहुत बेहतर काम करते हैं, उन्हें संस्था का मंच भी मिलता है। दूसरा, जब लोग संस्था के साथ जुड़ते हैं, जैसे हमारा है कि अगर मान लीजिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं, एक राज्य स्तर पर आप जुड़ते हैं, तो हम जो नियुक्ति पत्र जारी करते हैं उसमें आपको तो जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपके राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में भी उसकी एक कॉपी जाती है, प्रतिलिपि जाती है, पुलिस अधीक्षक को जाती है, जो जिला अधिकारी होता है उसको जाती है, आपके नजदीकी थाना में जाती है, वो चीज प्रेस में जाती है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ते हैं उनकी प्रधानमंत्री कार्यालय तक उस नियुक्ति पत्र की प्रतियां जाती हैं, रक्षा मंत्रालय में जाती हैं, गृह मंत्रालय में जाती हैं, मीडिया में प्रिंट होती हैं। तो उनसे क्या होता है, अभी व्यक्तिगत तौर पे आपको भले ही पंचायती स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आपको एक जिले से बाहर अगर किसी की मदद करनी है और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप मना नहीं कर सकते कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन दूसरे जिले में या उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं जानता। कुछ सौभाग्यशाली होते हैं जिनको जानते हैं, लेकिन जब एक संस्था का मंच आपको मिलता है, जो पहले से आपका पहचान पत्र किसी विभाग में जा चुका होता है, किसी बड़े कार्यालय में पहुंच चुका होता है, वहां पर आपको पहले से ही वो लोग जानते होते हैं, पहले से उनके दिमाग में होता है। भले ही एक टाइम बीच में मान लो कोई नहीं जानता, हमें किसी के पास जानकारी नहीं, लेकिन जब बंदा आके वो हिट बताता है परिचय, अच्छा वहां से हैं आप, ओके जी बताइए, तो बहुत से मामले सुलझने में सहायता मिलती है। ये चीज हमने खुद अनुभव की है इस चीज के बारे में। जी, जानना चाहूंगी सर, तो आपकी रक्षक फाउंडेशन के माध्यम से कितने लोग, कितने शहीद सैनिक वीर जो हैं या उनके परिवार जो हैं लाभान्वित हो चुके हैं? जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा, जब से संस्था से पहले हम जो व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहे थे तब से लेके आज तक हमने बहुत से मामलों में कोशिशें करी हैं काम करने की, ठीक, लेकिन लगभग 80 से 85 परिवार ऐसे हैं जिन्हें हम पूर्णतया 100% हमने लाभान्वित करवाया है। हम ये नहीं कहते कि हमने लाभान्वित किया है उनको, हमने कोशिश करी है, हम एक माध्यम है, हमारे माध्यम से हमने प्रशासन की मदद से या सरकार की मदद से 80-85 परिवारों को 100% हमने उसका फायदा दिया है। उसके अलावा अभी जो रिसेंटली लगभग 120 प्लस मामले ऐसे हैं जो प्रक्रिया में चल रहे हैं,
जिनमें से लगभग 80 मामलों की जो प्रक्रिया है वो 80% से 90% तक पूरी हो चुकी है। क्योंकि जब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक कोशिश में या एक दिन में, एक हफ्ते में ही वो पूरी हो जाए। कई बार हमें भी बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, कई बार हमें कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ता है किसी के अधिकारों के लिए। कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ दायरों में बंधे होते हैं, वो मदद करना चाहते हैं लेकिन नियम कानून उन्हें वो मदद पूरी करने नहीं देते। क्योंकि कुछ पेचीदा मामले ऐसे होते हैं जिनमें नियम कानून आड़े आ जाता है बीच में, तो उनका कुछ समाधान निकाला जाता है। अधिकारी भी पूरा सहयोग हमें देते हैं जहां भी हमें उनकी मदद की जरूरत होती है। आज तक शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि कोई अधिकारी ऐसा हो जिसने मदद ना की हो। अपवाद तो हर जगह होते हैं अच्छे बुरों के। तो और भी हम आगे कोशिश ऐसी कर रहे हैं, कुछ और ऐसे नियम हम बना रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश में लगे हैं कि जो भी परिवार हमारे साथ आते हैं मदद लेने के लिए, जिनको मदद की जरूरत होती है, जो पीड़ित होते हैं, उनका हम जल्द से जल्द निवारण किस तरीके से कर सकते हैं। हम जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सदस्य हैं, हम उन हर किसी से सुझाव लेते हैं, उनके विचार लेते हैं, और जो अच्छे सुझाव होते हैं, जो लगता है कि इन्हें हम अपनी संस्था के संविधान में जोड़, हम वो भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने दिमाग से ही काम करते हैं। हर एक सदस्य है हमारा, चाहे वो एक आम सदस्य है या कोई पदाधिकारी है, हर किसी का विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो एक अध्यक्ष पद पे बैठा है उसी के दिमाग में सारे अच्छे विचार हों और जो वो सुझाव दे रहे हैं वो सारे ही अच्छे हों, और एक आम सदस्य अच्छे सुझाव नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। कई बार एक आम सदस्य होते हैं जो एक ग्राम स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी हमें ऐसे ऐसे सुझाव दिए हैं जो बहुत ही कामयाब सुझाव रहे हैं। तो उनके आधार पर हम काम करते हैं। और अभी तक हम, जैसा कि अभी बताया, 120 प्लस परिवार हैं जिनके काम में हम लगे हुए हैं। उनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका 50% से ज्यादा हम काम कर चुके हैं, कुछ ऐसे जिनका अभी पिछले महीने शुरू किया है। एक फौजी अभी कल ही, यस्टरडे में ही, बीते कल में ही, जिसकी जानकारी भरतपुर से हमें मिली है, जिसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, अभी उस केस को करना है। तो ऐसे ये मामले ऐसे हैं कि जो हर रोज सैकड़ों आपके पास आने शुरू होंगे जब आप समाज के अंदर फैलना शुरू हो जाएंगे। तो हम भी उसी तरीके से प्रक्रियाएं आगे हमारी तेज करेंगे। बिल्कुल, सभी जुड़े हुए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर से इतने संयम के साथ हमें सुन रहे हैं। और क्योंकि आजकल बहुत कम ऐसा होता है कि ज्यादातर जो कार्यक्रम शुरू किए हैं ऑनलाइन वो गाने बजाने के हैं या किसी और माध्यम से मनोरंजन के हैं। इस तरह के कार्यक्रम एक तो लेके बहुत कम आते हैं सभी सामने, और बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर इस तरह से कोई रुचि लेकर सुने या अपनी बातों को सुनाए। जी, आजकल समय का अभाव बहुत है सभी के पास, और सभी अपने कीमती समय में से भी बहुत कीमती समय निकाल कर हमें सुन रहे हैं। सभी का आभार एक बार फिर से। कृतिका सिंह जी कह रहे हैं फाउंडेशन की तरफ से भी हम सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और सभी को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, हमें सुनने के लिए। जी मैम, लगता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अब पता नहीं मेरे पास या फिर सर के पास। मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी सर, अभी ठीक है। कृतिका सिंह जी कह रहे हैं कि जी आपने अपने एनजीओ के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। थैंक यू सो मच सरिता ठाकुर जी, जय हिंद। वीरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा सौभाग्य है रक्षक फाउंडेशन के साथ सामाजिक कार्यों हेतु एक छोटे से सैनिक के रूप में सेवा करने का मौका मिल रहा है। जी, हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे समाज सेवक देश का जो भला करने में अग्रसर हैं, आप जैसों का हमें सहयोग मिल रहा है और हम और अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नरेश शर्मा जी का कमेंट है, मनोज जी आप बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं भाई साहब, जय हो, जय हिंद। धन्यवाद शक्ति कुमार जी धन्यवाद मैडम आपको लाइव आकर
इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। आपकी एनजीओ के साथ हैं हम। शक्ति कुमार जी का कहना है कि आपकी एनजीओ के साथ हैं हम। अल्पना देशपांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक्स मनोज जी, थैंक यू सो मच आप सभी धन्यवाद का। मैम। तो शक्ति फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने सब बताया है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपकी एनजीओ। धन्यवाद शक्ति जी। देवराज देवराज राणा जी इन्हीं के कमेंट पे मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को जी आपके माध्यम से। शक्ति जी ने जो ट्रांसपेरेंसी की बात करी वो बहुत अच्छी बात की है। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी संस्था का जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एक सरकारी बैंक में है। हमारी संस्था पूर्णतया ऑडिटेबल है सरकार के द्वारा, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी हमें दान देता है या किसी भी तरीके से हमें सहयोग करता है, वो उसका हिसाब किताब हमसे ले सकता है किसी भी तरीके से, कि उसका 1 रुपया हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया है। या नहीं भी कोई हमें, मान लो कोई आर्थिक रूप से हमारी मदद नहीं कर रहा है, या वैसे भी कोई मदद कर रहा है, वैसे जुड़े हुए हैं, या वैसे भी आप कोई जानकारी, तो हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो जानकारी देते हैं। और जो हमारी लाइव मीटिंग्स होती हैं वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग्स वगैरह, तो उनमें भी हम हर 3 महीने में, चाहे कोई हमसे हिसाब मांगे ना, तब भी हम अपना पूरा हिसाब किताब जो लेखा जोखा होता है वो सदस्यों के सामने रखते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि बिना मांगे भी हम हिसाब देते हैं जो बहुत कम मैम लोग ऐसा देना करते पड़ता हैं। है, देना पड़ता है मैम। देखो ऐसा है, कोई आप पर उंगली उठाए जी उससे पहले आप अपने आप को साफ रखो ना। ऐसा मौका ही मत दो कि कोई आप पर उंगली उठाए। हम अपना पूरा रजिस्टर मेंटेन बिल्कुल करते सही हैं। कहा आपने। जी जी। सर आप क्या अपने आगामी कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आपकी एनजीओ काम कर रही है, या जो आपके आगामी प्लान्स हैं अपनी एनजीओ को बढ़ाने के, उसके जी बारे में अगर आप चाहें तो दर्शकों को बता सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बताएं, पर अगर नहीं, आपकी इच्छा है तो आप जरूर। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। और बल्कि आपने पूछा उसके लिए धन्यवाद। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कुछ देर बाद बताने वाला था हमारे सभी दर्शकों को। मैं रक्षक फाउंडेशन की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को, जो भी देख रहे हैं जहां तक ये वीडियो हमारा जा रहा है, उन सभी दर्शकों को, और अनु मैम आपको भी तहे दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आमंत्रण देता हूं। आने वाली 21 तारीख को, 21 नवंबर को, जो अभी इस रविवार को 3 दिन बाद 21 नवंबर आ रहा है, चंडीगढ़ में हमारी एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें हम ओपन सेशन है, कोई भी उसमें सामाजिक कार्यकर्ता या कोई भी आम आदमी, आम इंसान भाग ले सकता है। तो अभी आगामी जो हमारी बिल्कुल रिसेंटली जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है, वो 21 नवंबर रविवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगा चंडीगढ़ में। और उसका लाइव प्रसारण आप संस्था के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का हमारी जो संस्था है रक्षक फाउंडेशन, उसके पेज पर भी डिटेल्स हैं, और रक्षक एनजीओ नाम से जो हमारी फेसबुक आईडी है वहां पर भी हैं। बाकी जो आपने ये बैनर जो चला रखा है आपके डिस्प्ले पे हमारी संस्था के बारे में, उसके लिए फिर से आपका धन्यवाद। उसमें जो लिखा हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को आदि ऐप पर हमारा RF भारत जो यूजर नेम है, उससे आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी मिलेगी। तो सभी को वो वहां पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप हमें लाइव देख सकते हैं देश भर में हमारे सभी पेजेज पर, और कुछ चैनलों के जो यूट्यूब चैनल हैं उन पर भी हम लाइव आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप साथी जुड़े। कोशिश रहे अगर कोई आसपास से साथी हमारे पास उस कार्यक्रम में आ सके तो जरूर आए। अगर नहीं आ सके तो हमें लाइव वो प्रोग्राम आप जरूर देखें हमारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर सकें। युधिष्ठिर बिल्कुल सर, राणा यहाँ जी पर कौन? जी जी मैम। युधिष्ठिर राणा जी का यही कमेंट मैं ले रही थी कि इन्होंने जी अपने कमेंट में लिखा है कि अपना कांटेक्ट नंबर दें। तो सर यहाँ जी पर फ्लैश पर मैं इनका कांटेक्ट नंबर जो है और बाकी जो सोशल
प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताया गया है। आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको आपके रिप्लाई में भी, कमेंट रिप्लाई में भी कॉन्टैक्ट नंबर प्रेषित कर दिया जाएगा। जी और शक्ति कुमार जी, अभी तक ऐसी कोई एनजीओ नहीं देखी मैंने जो इस तरह से काम कर रही है। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद शक्ति शक्ति कुमार जी। जी कह रहे हैं बिना स्वार्थ के काम कर जी रहे हैं आप, बहुत बढ़िया सर जी। तो सर मैं जानना चाहूंगी, जहां इन्होंने कमेंट किया है बिना स्वार्थ के, बहुत सारे जब एनजीओ या कोई इस तरह इतने बड़े स्तर पर कार्य करता है तो कहीं ना कहीं से मतलब अगर मैं जुड़ना चाहूंगी तो मैं अपना फायदा जरूर देखूंगी कि हाँ मेरा इस संस्था के साथ जुड़कर क्या फायदा हो रहा है, जी या मुझे वेतन मिलेगा, इस संस्था के लिए मैं अपना समय दे रही हूँ या दे रहा हूँ। जी तो इस तरह के जो लोगों की सोच रहती है, या किस तरह से आप ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं, लोगों की क्या डिमांड रहती है आपकी? एक बात मैं ऐसे करना चाहूंगी कि व्हाट्सएप पे भी आपका जब आपको मैसेज आता है जी तो उसमें आपने कमेंट में पहले ही मेंशन किया हुआ है कि यह कोई, यहाँ से आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है। जी तो उसके बारे में आप बताइए। उसको लिखने का मुझे लगता है कोई विशेष कारण है जो आपने वो उस जी उसमें डाल दिया है कि आप पहले इस चीज को पढ़ लें, उसके बाद इसके बारे में इंक्वायरी करें। जी उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था, क्योंकि शुरुआती दौर में फेसबुक के माध्यम से या वैसे जो भी लोग हमें देखते थे वो हमसे संपर्क करते थे। फेसबुक हमारी सॉरी व्हाट्सएप के ऊपर वो अपनी डिटेल भेजते थे, हाय हेलो चलती थी, तो कम से कम 10-15 मिनट उसमें एक चैट के ऊपर हमारा टाइम वेस्ट होता था। उनका क्या रहा, हाँ जी सर आप कौन सी संस्था से हैं? रक्षक फाउंडेशन। जी अपनी संस्था का परिचय बताइए, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, मैं वहां से हूँ। पूरा पूछने के बाद फिर जी हमारा फायदा क्या होगा और हमें सैलरी क्या मिलेगी, क्या हमें नौकरी मिलेगी? तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने पूछा था, तो काफी साथी ऐसे थे जो कि पहले 10-15 मिनट तक हमसे पूछते रहते थे। उसके बाद जब हमें उन्हें बताते थे कि नहीं सर हम सैलरी नहीं देते, हम फिलहाल नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो कहते अरे ठीक है सर सॉरी, फिर हमें उसी के लिए काम। तो हमारा भी उस 10-15 मिनट में दिन में ऐसी ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 कॉल आ जाती थी, तो 2-2.5 घंटे उन कॉल्स में ही हम और उनकी डिटेल्स में ही वेस्ट हो जाते थे। तो उसके लिए फिर हमने यही रास्ता निकाला कि हम क्यों ना, जैसे ही कोई हमें मैसेज करता है हमारे नंबर पर मेन पे, तो पहले ही उनके पास वो मैसेज चला जाए कि भाई हम नौकरी नहीं दे रहे हैं और हम सिर्फ सामाजिक कार्य कर रहे हैं और देश के सैनिकों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर इन कार्यों में आपकी रुचि है तो आप हमें आपकी डिटेल्स भेज सकते हैं, आपका नाम, एड्रेस वगैरह, ताकि हम आपसे संपर्क कर सके। क्योंकि काफी लोगों के फिर उसके बाद हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कुछ लोग जब हेलो करके मैसेज करते हैं और जब उन्हें वो हमारा मैसेज मिलता है ना, तो वो फिर ऑटोमेटिक वहां से ओके सर लिख के सॉरी कर देते हैं। तो उससे हमारे भी समय की बचत होती है और सामने वाले के समय की भी बचत होती है। बिल्कुल सर, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। लोगों को फायदा क्या होता है हमसे जुड़ने का, कोई ऐसा सवाल करता है तो हम कैसे डील करते हैं उनको। जी तो जैसे कोई इस तरीके से हमसे सवाल करता है तो उसके लिए हमारी क्लियर कट होती है कि भाई आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, हम आपको ना नौकरी दे रहे हैं ना हम आपका कोई फायदा करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप समाज सेवा में हैं तो समाज सेवा करते हुए आप फायदा नहीं सोच सकते व्यक्तिगत, और अगर आप व्यक्तिगत फायदा सोच रहे हैं तो आप समाज सेवा नहीं कर सकते। नहीं कर क्योंकि सकते। समाज सेवा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने घर परिवार से दूर होना पड़ता है, अपने परिवार को दूसरे स्थान पर रखना पड़ता है, पहले समाज को आगे रखना पड़ता है। तो वो फायदे किसी को नहीं होते। हाँ, अगर आप सामाजिक कार्यों के तौर पे पूछते हैं क्या फायदा होगा, अगर हम सामाजिक कार्य करते तो हमें क्या फायदा होगा, तो बहुत फायदे होंगे हमसे जुड़ने के। राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, पंजीकृत है पूर्णतया, अलग अलग मंत्रालयों से पंजीकृत है भारत सरकार के, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, हर राज्यों से, अलग अलग देश के कोनों से लोग जुड़े हुए हैं हमसे काम करने के लिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अलग अलग राज्यों के लोग चला रहे हैं। हमारे जो महासचिव जी हैं हिमाचल प्रदेश से हैं, आपसे, मैं हूँ हरियाणा से हूँ, एक मुख्य सचिव असम से हैं, उपाध्यक्ष हमारे
उत्तर प्रदेश से हैं, एक राजस्थान से हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जो वो हमारी हरियाणा से हैं, जो कि एक शहीद की धर्मपत्नी जी हैं। जो हमारी वरिष्ठ सलाहकार हैं वो एक प्रोफेसर मैडम है जो छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर से। इसी तरीके से हमने एक उपाध्यक्ष आपके हिमाचल प्रदेश से हैं, हमारे कोई पंजाब से है। तो एक अधिकार नहीं है। बहुत सी संस्थाओं में होता है कि एक परिवार का ही उसमें सारा मेलजोल होता है और एक ही आदमी उसका सर्वे सर्वा होता है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है। हर एक छोटे से छोटा सदस्य, पहली बात तो कोई सदस्य छोटा नहीं होता जो समाज सेवा में आ जाता है, लेकिन पद के अनुसार छोटे से छोटा सदस्य मतलब पद के अनुसार वो सदस्य भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मैं खुद के लिए महत्वपूर्ण हूँ। मेरे लिए मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ। मेरे लिए मेरी संस्था का अगर एक देश के तमिलनाडु से कोई आम सदस्य जुड़ा हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके विचार भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरे महासचिव के विचार हैं। क्योंकि हर किसी को एक बराबर की भावना चाहिए होती है, हर किसी को मान सम्मान चाहिए होता है, वो उनको पूर्णतया मिलना चाहिए। और जब एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था का आपको मंच मिलता है, हम डायरेक्ट किसी भी विभाग में किसी भी राज्य की सरकार से हम पत्राचार के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से, और जब आपको वहां से रिस्पॉन्स मिलता है ना तो आपकी वैल्यू बढ़ी हुई होती है। और जब एक आपके पास वैल्यू होती है तो वहां पर आपको भले ही आर्थिक फायदा ना हो लेकिन सामाजिक फायदे बहुत होते हैं। सर एक बात कहूँ तो मानसिक फायदा बहुत ज्यादा होता है, जो आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है लोगों की सेवा करके। जब आपके अंदर भावना आती है कि इसकी मेरी वजह से इसका भला हुआ है, तो उन सबसे ज्यादा फायदा आपका मानसिक जो आपको संतुष्टि है आजकल बहुत जरूरी है, वो जरूर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार कोई हमें मदद के लिए मान लो नहीं भी हमसे मदद मांग रहा है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हम खुद संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह पे हमें कोई मिला जिसको कहीं पर किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। जो सैनिक हैं सीमा पर हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, हम उनका कम से कम थोड़ा सा सहयोग जरूर करें, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके परिवारों के अधिकारों के लिए। इसमें मैं एक ये बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारे देश में जो सैनिक शहीद होते हैं, बहुत से देशवासियों को पता नहीं है इन चीजों के बारे में। एक हमारी नेवी है जिसे हम जल सेना बोलते हैं, एक एयरफोर्स है जिसे वायुसेना बोलते हैं, एक आर्मी है जिसे हम थल सेना बोलते हैं। इन सेनाओं के साथ साथ हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हैं जिनको अर्धसैनिक बल बोला जाता है। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया हुआ है, जो सैनिक हमारे शहीद होते हैं उनकी शहादत में भी भेदभाव है, और ये आज से नहीं है, ये वर्षों से है। ये किसी वर्तमान सरकार का नहीं है, ये अतीत की भी जो सरकारें थी उनका भी है। एक बात मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई सरकार से है, किसी पार्टी से नहीं है, और किसी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई होनी चाहिए सरकार से। क्योंकि जो फैसले, जो नियम कानून बनाते हैं वो सरकार बनाती है, और हमारी ताकत है कि हम किस सरकार को, कैसे फैसले लेने वाली को हम केंद्र में गठित करते हैं। खैर, राजनीति की बातें मैं नहीं करता इन चीजों में। तो मेरा कहने का भाव ये था कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे आज तक या आज हो, उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो देश के लिए सैनिक शहीद होता है वो किसको शहीद बताना है, किसको शहीद नहीं बताना, ये फैसला सरकार करती है। जो अर्धसैनिक बलों के हमारे सैनिक शहीद होते हैं, सरकार उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देती। अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ है, एसएसबी है, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहलाते हैं, प्रथम लाइन योद्धा, जो कि सीमा पर खड़े हैं, पहली गोली का सामना वो करते हैं। सीआरपीएफ के जवान, एसएसबी के जवान, पहली गोली का सामना उनको करना होता है। लेकिन अभी जैसे पिछले साल गलवान घाटी में जो हुआ चाइना के साथ, उससे पहले पुलवामा अटैक में 2019 में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में जो हमारे जवान शहीद हुए थे वो जवान, और जो गलवान घाटी में जो हमारे जवान शहीद हुए वो जवान, और जो अर्धसैनिक बलों के जवान नक्सलवादियों से लड़ते हुए शहीद होते हैं वो जवान,
वो कोई भी शहीद की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि सरकार अर्धसैनिक बलों को शहीद नहीं मानती। जबकि अर्धसैनिक बल का वो जवान भी जो सीआरपीएफ में है या एसएसबी में है, वो जवान भी अपने माँ बाप का उतना ही प्यारा बेटा है, अपनी पत्नी का उतना ही प्यारा पति है, अपने बच्चों का उतना ही प्यारा बाप है जो अन्य सैनिक बल का जवान होता है। लेकिन जब दोनों ही अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं, दुश्मन की गोली ये पूछकर नहीं आती कि हमारे उस गोली के सामने हमारा अर्धसैनिक बल का जवान खड़ा है या पूर्ण सैनिक बल का जवान है, सीआरपीएफ का जवान है या कोई और जवान है। वो बस ये देखती है कि ये भारतीय जवान है, ये भारत की रक्षा कर रहा है, इसको हमें गोली मारनी है, दैट्स इट। उनकी गोली नहीं पूछती कि वो कौन जवान है। जब उनकी गोली भेदभाव नहीं करती, जब दुश्मन की गोली भेदभाव नहीं कर रही है, हमारे जवान भेदभाव नहीं करते सुरक्षा करने में, वो तो बॉर्डर पे खड़े होके नहीं कहते कि यार मैं अर्धसैनिक बल का जवान हूं, अगर मैं मर गया तो मुझे तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो चलो मैं भी अपना नौकरी छोड़ के आराम से घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीता हूं। वो फिर भी सेवा कर रहे हैं देश की। तो चाहिए हमारी सरकार को इस बारे में कि हर एक शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए। हर एक वो सैनिक जो इस देश की सुरक्षा में, जो माँ भारती की सुरक्षा में अपनी जान गंवा रहा है, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहा है, उस हर एक जवान को शहादत का दर्जा दिया जाए, उसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक दूसरा और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो अर्धसैनिक बल है उनको पेंशन नहीं मिलती है। यह भी एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है कि जो सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं और अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उस मामले में उनके परिवार वालों को चलो कुछ हेल्प होती है, लेकिन जब वो अपनी पूरी सेवा बॉर्डर पर देकर आते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो सरकार की तरफ से उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है। उस तरीके का कोई जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, स्पेशली वो 2004 से पहले पेंशन दी जाती थी, लेकिन 2004 के बाद पेंशन नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा राजनीति के बारे में बताऊंगा। हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं कि यार भाजपा की सरकार है, वो नहीं देंगे, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। कोई कहेगा कांग्रेस ऐसी है वैसी है, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 2004 के बाद 10 साल कांग्रेस भी शासन में आ चुकी है, 10 साल भाजपा भी आ चुकी है, लेकिन सैनिकों को शहीद का दर्जा, सैनिकों के लिए पुरानी पेंशन ना तो कांग्रेस ने दी ना भाजपा ने दी, जिसके लिए हम देशवासियों का फर्ज बनता है कि उन शहीदों के लिए, उन सैनिकों के लिए हम आवाज बने, हम आवाज उठाएं, ताकि सरकार के कानों पे जूं रेंगे और सरकार के दिमाग में वो चीज आए कि यार अब सैनिकों के लिए भी जनता खड़ी हो रही है, हमारे देश के रक्षकों के भी रक्षक आ रहे हैं अब, क्योंकि इन मायनों में हमारे रक्षकों को, जबकि हमारे देश को हमारे रक्षकों की जरूरत है, वो रक्षक अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें हमारे रक्षकों को भी रक्षक चाहिए हैं, जो कि हमारे सिस्टम ने मजबूरी पैदा कर रखी है हमारे सामने। तो ये प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों से मेरी अपील है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी इस चीज के प्रति खुद भी जागरूक बनिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शहीदों के परिवारों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए आवाज उठाएं और उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। वो हम किसी भी मायने में कर सकते हैं, उनके परिवारों की मदद करके। जब एक सैनिक सीमा पर होता है तो पीछे से उनके परिवारों को वही सुरक्षा प्रदान करके जो वो फौजी हमें सुरक्षा दे रहा है। अगर हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम इतना जरूर करें कि हम किसी सैनिक के परिवार वालों के लिए कोई मुसीबत न खड़ी करें। ऐसा करके दूसरा, जो शहीद स्मारक हैं, आपने आसपास उनकी साफ सफाई करके, इस तरीके के कार्य करके, और इनके अलावा हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी सभी के साथ फिलहाल मैं साझा नहीं करना चाहता उन चीजों को। उसके पीछे एक वजह है, हम कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं अभी आने वाले समय में, निकट भविष्य में, बहुत ज्यादा देरी भी नहीं करेंगे, जिनके बारे में आज तक, और ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, नेशनल लेवल पे लोग हमें सुन रहे हैं। पूरे चैलेंज के साथ अगर कोई मेरी इस बात को चैलेंज करना चाहे तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं इस पे। आज तक कोई भी एनजीओ उन मुद्दों के बारे में ना सोच रही है, ना किसी एनजीओ ने उन मुद्दों पे बात करी है,
और ना वो कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से मैं उन कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पे सभी के सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि फिर वो कुछ लोगों का कॉपीराइट हो जाता है कि हाँ हम ये काम करने लग गए हैं। तो जी इतना अधिकार हमें चाहिए कि ये हमारा काम हम करने वाले हैं। तो बड़े ही यूनिक, जटिल, कठिन और जोखिम भरे कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम अपने सैनिकों के लिए, देश के लिए करने जा रहे हैं। और इसमें मैं अपील भी कर रहा हूं और प्रार्थना भी कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में रक्षक फाउंडेशन का सहयोग करें, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। हमें हौसला मिलेगा इससे और हम और बेहतर तरीके से इसमें काम कर पाएंगे। बिल्कुल सर। जी और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कमेंट आया है कि बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आपने अब मनोज जी हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए। सही धन्यवाद बात सुनील की जी। आपने जी कि जब एक दुश्मन की गोली भेदभाव नहीं करती है कि हमारे सामने कौन खड़ा है, तो सरकार की तरफ से क्यों ये भेदभाव किया जाता है कि किसको शहीद का दर्जा देना है। जान तो जान है और सबकी जान गई है, चाहे वो बिल्कुल एक बिल्कुल। अर्धसैनिक बल है या फिर कोई और सैन्य अधिकारी है या कोई और है, छोटा जी सैनिक है या कुछ और है। जब वहां गोली का जी बिल्कुल। भेदभाव नहीं, सभी अपने सीन गोली खाते हैं, तो जब बारी आती है उनको एकमात्र शहीद का दर्जा देने में सरकार इतना क्यों सोचती है कि इनको शहीद माना जाए नहीं माना जाए, गिना जाए नहीं गिना जाए। और जहां तक बात आती है फिर उनके लिए शहीद सैनिकों के लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, जो कि बहुत जरूरी है। जिसने जी बिल्कुल। बोलते हैं कि मतलब एक बकरे को खिलाया जा रहा है ताकि वो कट सके, जी तो उस बकरे के परिवार को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जी जिससे उसके जीवन का जो भरण पोषण है। अब आप देखिए कि हम घरों में पशु डंगर रखे होते हैं या जो भी है, उनको बेचते हैं तो उसके पीछे उसके मालिक को जो आमदनी मिलती है उसी से वो अपना परिवार चलाता है। जी बिल्कुल। और उसमें भी फिर कई बार सरकार के अड़ंगे, कई जी बार बिल्कुल। परिवार के अड़ंगे, पारिवारिक व्यवहार, जहां पर कुछ जगह पर आड़े आता है, कुछ जी जगह बिल्कुल। पड़ोसी ही आड़े आ जाते हैं जिसका कोई ना जी लेना ना बिल्कुल। देना। आपके इस पेज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहता हूँ। उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जहां भी, देश के जिस भी कोने से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके आसपास शहीदों के परिवारों से संबंधित, वर्तमान में सेवाएं दे रहे सैनिकों से संबंधित या सेवानिवृत्त सैनिकों से संबंधित किसी भी तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो शहीद स्मारकों से हैं या ऐसे शहीद सैनिकों के बारे में है जो गुमनाम हो चुके हैं, मतलब जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, या ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में लोग भूल चुके हैं या जिनको लोग जानते ही नहीं है। अगर आपकी जानकारी में ऐसे मामले हैं या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, तो हमें जरूर बताएं, हमसे जरूर संपर्क करें इस बारे में। प्रोग्राम के नीचे जो पट्टी चल रही है उस पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। फिर भी मैं बता देता हूं, हमारा मोबाइल नंबर 9646066696। आप इस नंबर पे डायरेक्ट हमसे संपर्क करके इस तरह की समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का समाधान कर सकें और जल्द से जल्द इस देश को, जो अपने सैनिक बचा रहे हैं, उन सुरक्षा कर रहे हैं, खुशहाल बना रहे हैं, उनकी हम मदद कर सकें। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कहीं से भी आपसे संपर्क किया जा सकता है, ये जी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि आप सभी इस मुहिम को चलाएं अपने अपने। जब हम सब इकट्ठे होकर, एक आदमी की आवाज से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर जब हम इस बात को सभी आगे लेकर चलेंगे, और आज तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है सोशल मीडिया का सभी के पास,
ताकि आपकी बात ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में सरकार तक पहुंच सके। तो आप सभी हमारा ये फर्ज बनता है कि रक्षकों की रक्षा के लिए आगे आएं। और जो मनोज जी कहना चाह रहे थे अभी कि हर एक सैनिक को जो सीमा पर जान अपनी गंवाता है, गोलियों का सामना करता है, उन्हें बिना किसी भेदभाव के शहीद का दर्जा दिया जाए। जी बिल्कुल, वो भी हो। दूसरा, जैसे उनके सीमा पर खड़े होने से जी सर। जैसे सैनिकों के सीमा पर खड़े होने से हम सुकून की नींद सोकर हम ये महसूस करते हैं कि हाँ, हम निश्चिंत हैं क्योंकि हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उन सैनिकों को भी सीमा पर खड़े होते हुए ये आभास रहना चाहिए, मन के अंदर ये सुकून होना चाहिए कि हाँ, हम सीमा पर हैं लेकिन हमारा परिवार पूर्णतया हमारे घर में सुरक्षित है। हमारे परिवार को किसी तरह की कोई सामाजिक परेशानी नहीं होगी। हमारे परिवार को हमारे जो सैनिक हैं वो ये सोच रहे हों, उनके दिमाग में ये रहे एक तरीके से कि हाँ, हमारे परिवार को हमारे परिवार के अड़ोसी-पड़ोसी या हमारे समाज के जिम्मेदार लोग किसी तरीके की समस्या नहीं पैदा होने देंगे। और अगर उनके परिवार को कोई समस्या होती भी है, तो उनके आस-पास के लोग उनकी हर संभव मदद करेंगे। अगर सैनिकों के मन में ये भाव आता है, तो फिर देखिए क्या नज़ारा होता है, वो कितना अच्छा महसूस करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और वीरेंद्र शर्मा वीर जी कह रहे हैं कि 355 शेयर हो चुके हैं आज के कार्यक्रम के। आप सभी बधाई के पात्र हैं जो स्क्रीन के पीछे से लाइव को शेयर कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो शेयर करने वाले सही हैं, कहा सर आपने। जो इस कार्यक्रम को इतने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा देशवासियों तक पहुंचाने की, वो भी एक योद्धा के समान ही हैं, जो लाइव आके इस मुहिम में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनको भी मैं नमन करता हूं रक्षक फाउंडेशन की तरफ से। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और वीरेंद्र शर्मा वीर जी, बहुत अच्छा संचालन। अनु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे मुझे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मैं ज्यादातर अपनी तारीफ से ना सुनना पसंद करती हूँ, ना तो खुश होती हूँ। पर आपको बताना चाहूंगी कि वीरेंद्र शर्मा वीर जी जो अपनी बात रखते हैं या कुछ बोलते हैं, तो मैं इनसे सलाह लेना भी प्रेफर करती हूँ। मैं एक दिन कह रही थी इनको कि आप, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में पहले ऐसे इंसान हैं जिनसे मैं सलाह मांगती हूँ। और इन्हीं के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। सॉरी, इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। चूंकि आप भी हिमाचल प्रदेश से हैं, वीरेंद्र शर्मा वीर जी भी हिमाचल प्रदेश से हैं। आपका जो पेज है हिमाचल दर्शन, वो भी हिमाचल प्रदेश को दर्शाता है, उसके दर्शन करवाता है हर तरीके से, संस्कृति से लेके, समाज से लेके, हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो भी चीजें आप दिखाते हैं कार्यक्रम, उनके बारे में जितना मैं वीरेंद्र शर्मा जी को आज तक जान पाया हूं या जितना मैंने जाना है इनको, हिमाचल प्रदेश वासी जो हैं, उन सभी से मैं रक्षक फाउंडेशन की तरफ से ये प्रार्थना करता हूं कि जो वीरेंद्र शर्मा जी आपके प्रदेश के लिए कर रहे हैं, हिमाचली भाषा के लिए कर रहे हैं, आपके प्रदेश के जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए कर रहे हैं, या किसी भी स्तर पर हिमाचल प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं, वो काम ये निस्वार्थ भावना से जो करते हैं ना, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं हिमाचल प्रदेश में जो इनके तरह निस्वार्थ भावना से वो काम कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हिमाचल प्रदेश वासी, जो भी हिमाचली भाई मुझे सुन रहे हैं, वो वीरेंद्र शर्मा वीर जी का पूर्णतया जो भी संभव सहयोग हो सके वो हर स्तर पर उनका सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ें। क्योंकि हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की भाषा, हिमाचल का विकास, हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र शर्मा जी के व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वो पूरे प्रदेश की संपत्ति है, पूरे प्रदेश की धरोहर है। और इस चीज के लिए जो काम वो कर रहे हैं, वो अपने खुद के लिए नहीं कर रहे, वो अपने प्रदेश के भले के लिए कर रहे हैं।
तो सभी हिमाचल वासियों को इनका समर्थन करना चाहिए। और ऐसे जो लोग होते हैं वो कम से कम हर जिले में, सिर्फ हिमाचल प्रदेश नहीं, देश भर में अगर हर प्रदेश के हर जिले में एक भी हो जाए ना, तो वो काफी है। उस जिले की, उस प्रदेश की प्रगति को, उसके विकास को कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा व्यक्तिगत मानना है, जितना भी मैं समझ पाया हूं आज तक। तो ज्यादा से ज्यादा साथी वीरेंद्र शर्मा वीर जी का सहयोग करें और उनको इस चीज में आगे बढ़ने में, उनके इस कार्य में, इस मुहिम में समर्थन करें उनका। जी मनोज सर, आप सुन जी पा रहे हैं क्या? जी जी, थोड़ा मैं सा सुन पा रहा नेटवर्क इशू है मुझे लगता है आज। हूँ। जी तो वीरेंद्र शर्मा वीर जी देश के रक्षकों के हितों की रक्षा हेतु भी रक्षक बने हम, उनकी आवाज बने हम। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल। कि रक्षकों के हित के लिए हमें भी रक्षा करनी चाहिए और उनके रक्षक हमें बनना चाहिए। और जी इनके बारे में जो आपने कहा सर, बहुत खूब कहा। जो हिमाचल के लिए ये काम कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैं बड़े ज्यादा समय से वीर जी को नहीं जानती हूँ, अभी थोड़ा सा ही समय हुआ है जिसमें मैंने इनको जाना है, पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। जितना भी जान पाई हूँ, वो एक आगे जी आने वाले हर एक हिमाचल वासी के लिए उदाहरण बनने वाला है। और उदाहरण बनने वाला क्या है, आज से ही सभी को सीख लेनी चाहिए कि अपने प्रदेश के लिए इस तरह से भी योगदान दिया जा सकता है। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे बहुत हैं ही मैम आप। अच्छी जानकारी रही आज के कार्यक्रम। जी शर्मा जी, जी सर, धन्यवाद। अभी मुझे लगता है हमारी चर्चा 2 घंटे तक, 2 घंटे का जो सफर है पूरा कर चुकी है। और जो इस तरह के रक्षक फाउंडेशन के मुद्दे हैं, जो उद्देश्य हैं, जो कार्य है, जो कार्य प्रणाली है, इसके लिए अगर पूरा एक दिन भी लाइव चलाया जाए तो बहुत कम है। जी बिल्कुल। मैं आप साथियों को एक परंतु निवेदन फिर करना भी चाहता हूँ, हमने बहुत। एक और निवेदन करना चाहता हूँ, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि अपने रक्षकों की मदद के लिए कम से कम अपनी फेसबुक आईडी पे हमारे नाम के साथ हम एक सप्ताह तक, कम से कम एक सप्ताह तक अगर हमारे नाम के साथ हम अगर रक्षक लगाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा लोगों के लिए कि मान लो मेरा नाम मनोज कुमार है फेसबुक पे, और मैं अपने नाम के साथ लिखूं रक्षक मनोज कुमार या मनोज कुमार रक्षक, तो एक फेसबुक के ऊपर एक अलग सी क्रांति आएगी और लोग पूछेंगे भाई आपने रक्षक क्यों लगाया। तो आप उन लोगों को ये जानकारियां दे सकते हैं, उन लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है। और अगर आपको आपकी फेसबुक आईडी पे या कहीं पे रक्षक फाउंडेशन का लोगो लगाने के लिए, जो कि शायद मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा, वो फोटो अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं अनु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लाइव प्रोग्राम के बाद वो हमारा लोगो जरूर आपके पेज पर एक फोटो के रूप में डालें, ताकि लोग वहां जरूर से उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकें और लोगों को एक पॉजिटिविटी के लिए उकसाएं, जागरूक करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, जो लोगो है रक्षक फाउंडेशन का पेज पर जरूर डाला जाएगा। और फिर से जो मैंने अपने शहीद सैनिकों के लिए एक स्लोगन लिखा है, वो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। शहीद सैनिक वीरों की लड़ाई, यथा योग्य योगदान हम सबकी जिम्मेदारी। यहाँ पर यथा योग्य जो मैंने शब्द यूज किया है, कि जरूरी नहीं है, आपने कहा तन मन धन किसी से भी आप सेवा कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हैं, कंटेंट राइटर हैं, या जो भी आपसे सहयोग होता है, जैसे कि अभी आप सभी ने एक एक शेयर का योगदान दिया है और जिसकी वजह से ये 355 क्रॉस कर गया है।
तो इसी तरह के योगदान की हम आपसे आशा रखते हैं। यथा योग्य यहाँ पर तभी वर्ड यूज किया गया है कि आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दें। जहां तक बात आती है फाइनेंशियली सपोर्ट करने की, वहां पर भी सिर्फ 10 रुपए का जो शुल्क है वो आपको मासिक अगर देना पड़ता है, तो 10 रुपए के आपके बच्चे या हम या कोई भी कुरकुरे लेस खा लेते हैं। एक आप ये समझिए कि हमने वो 10 रुपए का कुरकुरे और लेस का जो पैकेट है वो अपनी तरफ से अपने शहीद सैनिक वीरों के लिए दिया है। तो वो आपका योगदान रहेगा 10 रुपए का, जो मिनिमम कॉस्ट रखी है। बाकी आप अपनी यथा योग्य शक्ति के अनुसार कर सकते हैं योगदान इसमें। जी जी सर, तो कार्यक्रम को अब लाइव कार्यक्रम को हम समाप्ति की तरफ लेकर चलते हैं। जी सर, अगर फिर भी 2 मिनट का समय आप लेंगे बताने के लिए, कुछ छूटा है तो जरूर आप दर्शकों को बताइए। बस आखिरी 1 मिनट में यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा साथी हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और हमारे सैनिकों के लिए, हमारे रक्षकों के लिए आप सभी एक रक्षक बनकर सामने आए और उनके किसी भी मुद्दों पर उनके लिए आवाज उठाएं, हमारे साथ जुड़ें, अपनी आवाज को बुलंद करें, हमारी आवाज के साथ जुड़ के हमारा सहयोग बढ़ाएं। किसी भी तरह से आप कोई भी मदद हमारी करनी चाहें या हमसे लेना चाहें, या आपके आसपास के परेशान सैनिकों के परिवारों के लिए किसी भी तरह की उनकी समस्याओं के लिए आपके आसपास कुछ आपको दिखता है, तो हमसे जरूर संपर्क करें। और आप 2 घंटे से हमारे साथ बने हुए हैं, हमें सुन रहे हैं, ये जो सहयोग आपने दिया है उसके लिए मैं रक्षक फाउंडेशन की समस्त कार्यकारिणी, रक्षक फाउंडेशन परिवार की तरफ से आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।